नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत 24 पर इस वक्त आप दहाड़ देख रहे हैं। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 17 दिनों से पूरा देश जिस तस्वीर पर और जिस तस्वीर की उम्मीद से बैठा हुआ था, टकटकी लगाकर, कल लगभग यही वक्त था जब हम ये काउंटडाउन शुरू कर चुके थे कि देखिए अब मजदूर बाहर आने को है। 7:55 पहला मजदूर जिसका नाम था विजय बाहर निकला। पूरे देश में उत्साह देखा गया। इसने आपदा ने दिखा दिया, इस आपदा ने कि किस तरह नया भारत हर मुश्किल को अवसर की तरह लेता है और हर संकट में सिकंदर बनकर उभरता है। हमारे लिए देश के हर इंसान की जिंदगी कितनी कीमती है। संकट चाहे देश में हो कि विदेश में हो, उन्हें बचाने के लिए सरकार कैसे पूरी ताकत, पूरा अमला झोंक देती है, ये कल एक बार फिर साबित हो गया। 12 नवंबर यानी दीपावली की सुबह उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों के फंसे होने की खबर आती है। उन मजदूरों की 17 दिन के बाद जान बचाई जाती है। केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं। सरकार के तमाम विभागों ने मुश्किल की इस घड़ी में पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। अब जिनको लानत मलानत करनी है वो करते रहे, लेकिन सच ये है कि लीडर टो लेता रहा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने 12 दिनों तक साइट पर कैंप किया। सबकी मेहनत, रेस्क्यू वर्कर्स की सूझबूझ की बदौलत आखिर देश ने यह बेमिसाल कामयाबी हासिल कर दी। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दुनिया की आधुनिक तकनीक की मदद ली गई। एनडीआरएफ के एक्सपर्ट से लेकर अमेरिका से ऑगर मशीन्स की मदद दी गई। हिमालय के पहाड़ के मिजाज को देखते हुए, क्योंकि ये नए नवेली रेंज कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता है, और पहले से ये प्रेपरेशन थी कि रैट माइनर्स बुलाए जाएंगे। भारत की परंपरागत खनन तकनीक का इस्तेमाल करने वाले लोग भी वहां पर पहुंचे अपनों की मदद के लिए। परहेज नहीं किया रेस्क्यू में उनसे। इस कामयाबी में सबका हिस्सा है। इस रेस्क्यू में शामिल पूरी टीम का भारत 24 तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि ये टनल जरूर हिमालय के पहाड़ों पर कहीं ना कहीं धंस गई थी, लेकिन केरल से लेकर कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक परिवार कहीं भी बस रहे हो, इन श्रम वीरों की सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। आपदा के इस मौके पर लगभग पूरा देश एकजुट था। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, मुट्ठी भर क्यों ना हो, हर आपदा को वो सरकार को नीचा दिखाने के अवसर के तौर पर देखता है। जब पूरा देश एकजुट होकर मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब एक खास इकोसिस्टम एक्टिव था, जो मुझे नहीं लगता है कि इस मिशन की कामयाबी चाहता हो। उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने का मौका चाहिए। वो मौका कोई भी हो सकता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसे वाली जगह पर अंगद की तरह पांव अड़ाकर पूरे मिशन को कामयाबी से पूरे करने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीके सिंह खुद वहां पर मौजूद थे। जनरल वीके सिंह आज भारत 24 के साथ जुड़े। मैं तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन आपसे कुछ देर पहले जो उनसे बातचीत हुई है वो आपको जरूर सुननी चाहिए। जनरल वीके सिंह आपके सामने। जनरल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। हमें याद है 2015 जब ऑपरेशन राहत को अंजाम दिया गया, हमें याद है 2016 जब ऑपरेशन संकट मोचन हुआ, 2018 भी याद है, 2022 भी हमें याद है, और आज 2023 ये इतिहास याद रखने वाला है। कल मंगलवार था सर, आप सच में हिंदुस्तान के संकट मोचक और इस सरकार के संकट मोचक रहे। देखिए, मैं तो जो काम हमारे होते हैं उनको करने की कोशिश करता हूं। अब इसमें हमेशा प्रयास यही होता है कि हम उसमें सफल हों, और मैं इस पूरे जो सुरंग के अंदर जो हमारे कर्मी फंसे थे, अगर उसका किसी को श्रेय मिलना चाहिए तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए। और उसका कारण है, पहले दिन से उनकी निगाह, मार्गदर्शन और निरंतर उसके बारे में फीडबैक वो लेते रहे। समय समय पर अलग अलग लोगों को बोलते रहे। उनकी एक टीम सुरंग के पास मौजूद थी ताकि हमको जो भी
मुहैया कराना है वो मुहैया कराया जा सके, देश के किसी कोने में हो, वो हमारे पास पहुंच गया और इससे जो मदद मिली उससे हमें कामयाबी हासिल हुई। तो श्रेय सारा मैं प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा। और हम लोग तो सिपाही हैं जो कि जुटे हुए थे कि जल्दी से जल्दी हमारा लक्ष्य मिले हमको, कि सब लोग सकुशल सुरंग के अंदर से बाहर आ सके। जनरल सिंह, मैं अब बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है, लेकिन जो बात आपने कही कि असल क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आप जानते हैं अब तो राजनीति के भी आप गुर सीख चुके हैं। अक्सर विरोधी और विपक्षी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह हाजिर हो जाते हैं। कल भी आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा था कि अब बच गए हैं सारे के सारे मजदूर, तो कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। क्या जवाब उनको आप देना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा कि अपनी नकारात्मकता हटाएं, जो असलियत है उसको समझें। अब आप लोग खुद नहीं करते हैं उनकी तरह, तो आपको पता नहीं है कि काम कैसे होता है। और ज़रा 2014 से पहले की हालत देखिए, क्या हमारे ऐसे किसी अगुआ ने, किसी नेता ने इस तरीके से कभी किया होगा? काम दे दिया, छोड़ दिया, चले जाओ, हो जाएगा, हो गया, नहीं हुआ। ये 2014 के बाद परिस्थिति बदल गई है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विश्वास जनता को दिया है, एक गारंटी जनता को दी है कि वो कहीं भी फंस जाएं दुनिया के अंदर, वहां भारत सरकार आपको बचा कर लाएगी। तो उसके बाद शक किस चीज का रह जाता है? एक लीडर का लगातार संपर्क में रहना, आपका वहाँ पर सर मौजूद रहना, आपने वहाँ पर कैंप बना लिया था अपना। पहला सवाल तो जहन में ये आता है कि वहाँ पर एक सैनिक की तरह थे केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री, या फिर एक नेता की तरह थे? देखिए, जब काम पे जाते हैं तो सैनिक की तरह जाना चाहिए ताकि आप उसके अंदर सफल हो सकें। बाकी नेता के तौर पर आपने लोगों को गाइड करना है, लोगों को बताना है क्या काम उनका है, क्या नहीं हो रहा है, उनकी दिक्कतें सॉल्व करनी है। तो ये दोनों एक मिला जुला स्वरूप होता है। और जब तक आप सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक, और उसके लिए ज़मीन पे होना ज़रूरी है, तब तक आप काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। और इसीलिए कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़मीन के ऊपर मौजूद हूँ ताकि चीज़ों को संभल सकूँ, चीज़ों को बता सकूँ और चीज़ें आगे चल सकें। सबसे डिफ़िकल्ट क्या था जनरल सिंह? मुझे पता है आपने अपने करियर में बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर 41 ज़िंदगियों को बचाना था, उसमें सबसे डिफ़िकल्ट आपके लिए क्या था? डिफ़िकल्ट सबसे बड़ा ये था कि जो कठिनाई हमें आई अपने समय सीमा जो हमने निर्धारित की उसके अंदर पहुंचने में, दिक्कतें आती रहीं। ऑगर फंस गया कहीं पर, लोहे के अंदर फंस गया, उसको निकालना, उसके बाद आपके ऊपर उसकी एक टाइम पेनल्टी आती थी, आपका समय सीमा बढ़ जाती थी। तो ये ऐसा था कि कई बार लगता था कि पता नहीं क्यों बार बार ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और इसीलिए हमने अलग अलग विकल्प अपने चला के रखे। वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी, एक हमारी THDC वाले एक टनल बना रहे थे, छोटी टनल बना रहे थे, एक वर्टिकल खाने के लिए शाफ्ट डाला जा रहा था, एक और हॉरिजॉन्टल टनल के लिए काम शुरू होना था। तो ये सब थे। और इसके साथ साथ अगर कहीं और रुकावट आती तो हमारे पास सेना की टुकड़ी मौजूद थी जो कि मैनुअल साइड ड्रिफ्ट बनाकर आगे आगे निकलती। इन बावजूद हम इस कोशिश में थे कि ये हमारा जो ऑगर अगर रुक रहा है तो इसको कैसे यहाँ से रास्ता निकाला जाए, और उसके बाद इसके अंदर हमें सफलता मिली और हम उनको निकाल पाए। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी एजेंसीज थी, ये तालमेल कैसा रहा? किस तरीके से सिर्फ एक ही टारगेट की तरफ, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सेना जब काम करती है वो भयंकर डिसिप्लिन में काम करती है, लेकिन जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, सरकारी अमले काम करते हैं, तो बहुत स्लो मामला हो जाता है। क्या ऐसी कोई दिक्कत वहाँ पर देखने को मिली है, या अब चीज़ें सच में बदल गई है, रफ्तार पकड़ चुकी हैं? देखिए, ऐसा है कि ये मामला पूरा सड़क परिवहन का था,
और गडकरी जी पूरी उस पर निगाह बनाए बैठे थे, पूरा मार्गदर्शन उनका मिल रहा था, वो खुद भी गए वहाँ पर टनल के ऊपर। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी का रोज़ मार्गदर्शन था, उनका निगरानी थी। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं हमारे मंत्रालय के, अनुराग जैन, जो कि वहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके अंदर हमें समन्वय करने के अंदर मुश्किल आए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जिनको ठीक करना पड़ता है, वो हम क्योंकि ग्राउंड पर थे तो हमें ठीक करने के अंदर आसानी हो रही थी। जनरल सिंह, मिस्टर डिक्स को लेकर खूब चर्चा हिंदुस्तान में हो रही है कि वो जब गए थे तो वहाँ पर बाबा के दर्शन किए, आस्था और विज्ञान पर विश्वास को लेकर वो आगे बढ़े हैं। किस तरीके का वहाँ पर माहौल हुआ करता था, क्योंकि अंदर एक परिवार 41 लोगों का फंसा हुआ था और बाहर एक परिवार था जो उनको बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। ऐसी कोई चीज़ जो आप हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहेंगे उस वक्त जो हुई है? देखिए, काम के साथ साथ एक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी आस्था होती है, और ये आस्था लोगों के दिलो दिमाग पर धैर्य देने का काम करती है, उनको थोड़ा मजबूत बनाने का काम करती है। और इसलिए अगर लगता है कि हमें कुछ उस आस्था के अंदर, उस आस्था के लिए किसी जगह पे विज़िट करना है, किसी जगह जाना है, हाथ जोड़ने हैं, तो वो आपकी एक आस्था का प्रश्न है जिसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं। उससे आपका सिर्फ विश्वास बढ़ता है कि हाँ, हमारे पीछे एक और हाथ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ इसमें विज्ञान के साथ कोई हस्तक्षेप हो रहा है, ये सिर्फ आपके अंदर दृढ़ता लाता है, आपके दिमाग को और अच्छा बनाता है ताकि आप काम को कर सकें। कल आपके चेहरे पर वो थकान, वो राहत, दोनों का एक कॉम्बिनेशन साफ दिखाई दे रहा था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे घर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे एक पिता ने विवाह संपन्न किया अपनी बेटी का और अब वो सुकून से, इत्मीनान से बैठा हुआ है। वो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी। ऐसी कोई बात जनरल वीके सिंह जो आज की तारीख में देश की जनता को जाननी चाहिए, जब आप वहाँ उन 12 दिनों में मौजूद थे और आपको लगा कि अब मुश्किल है, अब नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कोई मुश्किल है कि ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए अलग अलग विकल्प हमारे चलते रहे, और मुझे पूरा विश्वास था कि जिस विकल्प को हमने अपनाया है शुरू में, देरी ज़रूर होगी लेकिन सफलता हमको उसी में मिलेगी। रैट माइनर्स की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर तो बहस छिड़ गई सर कि एक तो मशीन, दूसरी तरफ ये महामानव जो गए और सबसे अंतिम पड़ाव में सबसे महत्वपूर्ण काम किया। रूबिका जी, ये प्लान्ड था, ये ऐसा नहीं है कि अचानक इसका हमको सपना आया। ये लोग मौजूद थे और इनका एक रोल था करने का, और हमने ये रखा था कि जहाँ पर हमारा पाइप फंस जाएगा या जहाँ पर हमारे ऑगर से ज़्यादा चीज़ें हिलने लगेंगी, कोई वाइब्रेशन ज़्यादा होती है उससे, उस समय इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, ताकि ये पाइप के आगे से और ऊपर से इलाके को साफ करते जाए और हम पाइप को धीरे धीरे आगे पुश करते जाए। और वही हुआ। आखिरी जो 6-7 मीटर का जो इलाका है वो इनके मदद से हम आगे जा पाए, क्योंकि ऑगर के अंदर बहुत सारा लोहा फंस गया था और उसके लिपट गया था, इसलिए उसको काट के निकालना पड़ा हमको। लोहे को ही नहीं बल्कि पूरे ऑगर को काटना पड़ा, और ऑगर को काट कर उसके बाद निकाला। और उसके बाद फिर हमारे ये जो माइनर्स हैं, ये जो हमारे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, ये अंदर गए, उन्होंने जाके ये काम किया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इनके अलावा वो भी थे जो कि लोहा काटने के लिए गैस कटर लेकर जाते थे अंदर। वो भी उस गैस कटर के साथ गैस जो कटर की जो गर्मी होती है, उस छोटी सी स्पेस के अंदर का काम करना, वो भी अपने आप के अंदर बहुत ही ये कहा जाए कि बहुत बड़ा काम था। और क्योंकि सब लोगों के मन के अंदर एक ही चीज़ थी कि हम जल्दी जल्दी काम पूरा करें, ये प्रेरणा थी सबके अंदर, और इसलिए काम पूरा हो सका।
अब कितने लोग थे इस ऑपरेशन में सर, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो, रेस्क्यू में? नहीं, आपका सवाल समझ में नहीं आया मुझे। मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन में जैसे आपने गैस कटर का जिक्र किया, रैट माइनर्स का जिक्र हुआ, पूरी एक टीम लगी होगी, तो वो अमले की संख्या? वेल्डर्स थे नहीं, संख्या इस समय मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे पास गैस कटर के लिए थे, प्लाज्मा कटर्स को चलाने वाले थे, वेल्डर्स थे, बहुत काम था उन लोगों का। जो मशीन के जो ऑपरेटर्स थे वो लोग थे। अलग अलग काम के लिए अलग अलग दस्ते मौजूद थे, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग थे, ताकि जब एक बार पाइप खुल जाएगा तो उनको अंदर जाना था, ताकि उनको बाहर निकाल के ला सकें। हर एक तरीके से कोशिश की गई थी कि हमें कहीं पे कमी ना हो किसी चीज़ की। जनरल सिंह, ये सवाल मुझे सच में आपसे पूछना ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे पत्रकार हैं इंडस्ट्री में जो ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी का नाम आज की तारीख में याद करना चाहिए और फिर उस पर हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। रैट माइनर्स में मुन्ना कुरैशी हो या फिरोज़ हो या रशीद हो या नसीम हो या नसीर हो या वकील हुसैन हो, हसन हो, इन सब के नाम लिए जा रहे हैं और फिर कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी के ऑपरेशन में भी अगर कोई काम आया तो मुसलमान। ये सिर्फ पत्रकार नहीं है, एक अच्छा खासा आप जानते हैं इकोसिस्टम है जो इस पर चर्चा कर रहा है। जनरल सिंह उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे यहाँ धर्म और जाति नहीं होती, मेरे यहाँ सिर्फ काम करने वाले होते हैं। और देश तभी आगे बढ़ता है जब हम छोटी छोटी इन चीज़ों के अंदर ना पड़ें। देश वैसे नहीं आगे बढ़ता, और जो लोग सिर्फ छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो कभी बड़े नहीं हो सकते। जनरल सिंह, ये पूरा देश देख रहा था कि दिन रात आप वहाँ पर लगन से लगे हुए थे, तन्मयता से लगे हुए थे, संजीदगी से वहाँ पर लगे हुए थे। उन तमाम मज़दूरों से जब आपकी बात हुई, उनके परिवारों से जब आपकी बात हुई, सबसे सुकून भरा पल कौन सा था? क्योंकि हमने एक मज़दूर को देखा जनरल सिंह जो कह रहे थे मैंने अपना सारा गहना एक सोनार को दे दिया, 9,000 रुपये लेकर आया हूँ, अब 290 रुपये बचे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था और एक विश्वास था कि मेरा जो बच्चा है वो बाहर निकल आएगा। देखिए, हम भरोसा दे रहे थे कि हम सबको सुरक्षित निकालेंगे, लेकिन बहुत दूर रह रहा कोई अलग अलग तरह की खबरें सुनता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो घबराहट उनको हो जाती है। और इसलिए जब वो आए वहाँ पर और उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो ही देखकर हम लोगों को सुकून मिला। वो जो एक क्षण था जब उन्होंने अपने संबंधी से मिले, अपने बेटे से मिले, वो अपने आप के अंदर एक अलग ही वातावरण था। जनरल सिंह, आप उन फंसे हुए मजदूरों से बात करते थे तो एक फौजी कैसे मोटिवेट किया करता था उन्हें? देखिए, मोटिवेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक तो उनको फौज के ऊपर बहुत विश्वास है, और जब मैं उनको कहता हूं कि मैं जनरल वीके सिंह बोल रहा हूं कि हाँ जी हमने आपके बारे में सुना है, और उसके बाद कहता हूं कि बेटा कोई फिक्र की बात नहीं है, तुमको जल्दी निकालेंगे, पूरी कोशिश जारी है, इतना ही बोलना काफ़ी था उनके लिए। सर लेकिन 17 दिन सूरज नहीं दिख रहा है, फौजियों को तो सर ट्रेनिंग मिलती है, ये तो मजदूर थे, किस तरीके की इनको दिक्कतें, क्योंकि आपने वो दिक्कतें अप्रत्यक्ष रूप से महसूस की होंगी। अंधेरा है, 41 अलग अलग किस्म के कैरेक्टर, कोई बहुत ज़्यादा डरता होगा, कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। वो 17 दिन कैसे वहाँ पर गुजारे गए थे, और क्या आप भी उनके साथ जी रहे थे? बाहर से कह रहे थे लूडो खेलते थे, योगा करते थे, 2-2.5 किलोमीटर की वॉकिंग वगैरह हुआ करती थी। वहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि उनके पास तकरीबन 1 किलोमीटर की स्पेस थी टनल की, जो कि पूरे तरह से तैयार थी, तो जगह थी। टनल काफ़ी ऊंची है, चौड़ी है, स्पेस था, हवा भी थी। हालांकि हम एक्स्ट्रा कंप्रेस्ड एयर के थ्रू ऑक्सीजन और भेज रहे थे, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं थी। बिजली थी
पानी था, उनकी कुछ ज़रूरतें जब वो बताते थे तो वो ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती थी। नेल कटर्स उनको चाहिए थे, नेल कटर्स भेज दिए गए। इमर्शन रॉड चाहिए थी, इमर्शन रॉड भेज दी। कपड़ों की ज़रूरत पड़ी, वो भेज दिया। और छोटी छोटी चीज़ों की जो ज़रूरत थी, जो उनको जैसे जैसे दिन भर खाने का हमने प्रबंध किया कि कम से कम 10 दिन का उनके पास सामग्री हो। तो उनको भी लग रहा था कि बाहर से जिस तरीके से देखभाल की जा रही है तो उनका हौसला पस्त नहीं हुआ, उनका हौसला बढ़ता रहा। क्या इस बीच उनके परिवार वालों से आप लोग बात करवाने में कामयाब हो पाए थे सर? ये मुमकिन हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, ये मुमकिन हुआ था। हाँ जी, ये मुमकिन हुआ, बात भी कराई गई। कुछ लोग जो उनके वहाँ पे पहुँचे उनसे भी बात हुई, कुछ जो मोबाइल पे बात करते थे उनसे भी बात करवाई गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया था। सर, अब आगे वहाँ उस इलाके में टनल को लेकर किस तरीके की जानकारी आप हमें देना चाहेंगे? क्या काम सुचारू रूप से वहाँ पर शुरू हो जाएगा? हाँ नहीं, काम शुरू होगा। पहले हम हर चीज़ का विश्लेषण कर लें, क्या तरीका हो सकता है, कैसे उसको ठीक करना, उसका पूरा विश्लेषण करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये इलाका जहाँ पे ये गिरा है, ये तकरीबन 4 साल तक बिल्कुल ठीक था। अचानक उसके बाद गिरना, क्या कमी है, क्या वहाँ की जियोलॉजी के अंदर क्या और कर सकते हैं, वो सब फैसले लेकर और फीडबैक लेकर उस पर काम करो। प्रधानमंत्री जी से क्या आपकी बात हुई है? मंत्री जी, क्या बात हुई अगर हुई तो इस ऑपरेशन के बाद? बात नहीं हुई है मेरी ऑपरेशन के बाद। मैं बस अभी सुबह ही पहुंचा हूं। अब जब बात होगी तो मैं कुछ जो फीडबैक मांगेंगे वो दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल वीके सिंह, भारत 24 से बातचीत करने के लिए। जनरल वीके सिंह, उस वक्त किस तरीके के हालात थे, क्या मन में विचार थे, किस तरीके की स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके की कैमराडरी यानी आपस में वहाँ दोस्ताना और परिवार जैसा माहौल था, सब उन्होंने बताया। विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया। अब इस मसले पर बातचीत करने के लिए तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी तमाम मेहमान भी, लेकिन एक्सक्लूसिवली सबसे पहले तीरथ सिंह रावत जी का हम रुख करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। अब तक जो आपको जानकारियाँ मिली हैं उसमें सबसे अव्वल क्या है जो आप इस वक्त भारत 24 के दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्योंकि कल से जो खबर दिल में बैठी है कि 17 दिन बाद 41 मजदूरों को निकाल लिया गया है, इसके आगे और खबर जानने की चाहत भी नहीं रही है। धन्यवाद। पहली बात तो आपका चैनल का लगातार जिस तरह दिखा रहा था वो शुरू से ही, और मीडिया का भी बड़ा रोल रहा है। लेकिन मैं यदि कहूँ कि 17 दिन तक मजदूर टनल के अंदर रहे, विकट परिस्थितियां उनके सामने थी, और उस अंधेरे में, इन दिक्कतों में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह रात दिन चिंता करते रहे और सीधे सीधे यहाँ के शासन प्रशासन मुख्यमंत्री से बातचीत करना, जुड़ना, ये अपने आप में बड़ा अहम है। और यही नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी जो घटनाएं घटी हैं तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। चाहे वो पहले घटना जोशीमठ की रही हो और इवन कि नेपाल की जो आपदा रही हो, यानी वहाँ का प्रशासन उतना जल्दी तुरंत एक्शन लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां तक भी एक्शन लिया 10 मिनट के अंदर। ये अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार का विजन है, जिस प्रकार चिंता ये आम जनमानस क्षेत्र देश की, और उसी का परिणाम है इस देवभूमि के अंदर। तीरथ जी, आप ये बात कह रहे हैं, धामी जी भी ये बात कह रहे हैं, और जनरल वीके सिंह जिनसे अभी कुछ देर पहले मैंने बात की वो भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन जो आपके विरोधी हैं, जो आपके विपक्षी, वो ये कहते हैं कि आप लोग पीएम को खुश करने के लिए बार बार उनको ये क्रेडिट दे देते हैं। आपका क्या जवाब होगा? बार बार विपक्षी आरोप लगाता है कि कोई भी सक्सेस स्टोरी आती है तो आप ये कहते हैं कि इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मैं आपको एक बात पुरानी याद दिलाता हूँ। जब केदारनाथ बद्रीनाथ की जो आपदा थी वो सब ने देखी, न जाने कितने लोग उससे आपदा से ग्रसित हुए, पर उस समय प्रधानमंत्री मोदी कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के एक मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था उत्तराखंड का, और 3 दिन प्रधानमंत्री मोदी यानी गुजरात का मुख्यमंत्री मोदी इस उत्तराखंड की धरती पर रहे, देहरादून के अंदर,
उन्होंने पूरा सब जगह का प्लानिंग किया कि मैं जाऊंगा। ऐसे 5 स्थान हमने तय किए थे कि उन स्थानों पे जाएंगे। मैं स्वयं अध्यक्ष न थे, जोशीमठ का तय किया, गंगोत्री का तय किया, यानी धारचूला का स्थान तय किया था, जोशीमठ उतरने का तय किया था। उस समय कांग्रेस के अंदर प्रदेश सरकार थी, केंद्र में भी प्रदेश सरकार थी, लेकिन अनुमति नहीं दी। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री गुजरात के कैंपों में गए, वहां भी उनके नारे लगे, जबकि हमने कहा ये नहीं होगा। लेकिन लोगों के उनके प्रति उस समय भी आस्था थी। गुजरात का मुख्यमंत्री आया, कुछ करके जाए, वो सबको लेके गए। इवन प्रदेश के, गुजरात के नहीं तो अन्य जो प्रदेश के स्टेट के लोग फंसे थे उनको भी उन्होंने चौपर और जहाज लगाया। मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं कि मोदी जी ने जो कुछ किया, उनका विजन इस पर पूरी तरह, जिस तरह चिंता करते हैं, क्विक एक्शन। और ऐसे 22 बोगियां उस समय ट्रेन की नहीं भेजी थी उन्होंने आपदा ग्रसित लोगों के लिए, जिसमें 46 आइटम थे ऐसे कि तब तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, ये देखते रहे। वो तक आपदा गुजरात का मुख्यमंत्री रहते मोदी जी ने संभाला। आज प्रधानमंत्री जी हैं तो पूरी तरह, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नारे लगे ना वहां, मोदी है तो मुमकिन है। ये कोई पार्टी के लोग नहीं थे, कोई भाजपा के नहीं थे। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे समय पर आम पार्टियों को आगे आना, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। अरे प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, केंद्र में प्रदेश में भी, तो वो तो करेंगे। लेकिन उनके साथ खड़ा होना विपक्ष का यह होना चाहिए ना। हम भी तो खड़े हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा ना, केंद्र में भी हम नहीं थे, प्रदेश में भी नहीं थे। उस तरह की आपदा को संभालने के लिए हम सब एकजुट हुए। हमने कहा बता क्या प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस तरह आगे काम किए, तो कैसे नहीं देंगे, कैसे नहीं होगा। आज मैं कहता हूँ नेपाल में आपदा आती है, 10 मिनट में क्विक एक्शन होता है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ की टीम को भेजते हैं। बहुत सारी जगह इस तरह की घटना है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात ये चिंता हमारी बनी रही। बहुत सारी ऐसी मशीनें आई पूरी तरह से, अन्य देशों से भी इस प्रकार का आपके सारे वैज्ञानिक मशीनें। लेकिन अंत में जिस तरह का काम हुआ कि ये न मजदूर के हाथों ने ही कुल्हाड़ा और बेलचा और मिट्टी खोद करके उन लोगों को बाहर निकालने, सारी एजेंसियां केंद्र सरकार की लगी, एनडीआरएफ हो, आपकी सारा, चाहे सेना हो, चाहे आपका कोई भी है, अन्य सब तरह का, रोड से बीआरओ से लेकर के अन्य सारी कंपनियां सब तरह का काम किए हैं। सभी एजेंसियों ने पूरी तरह मेहनत के साथ में डट करके, और उसका नतीजा तीरथ जी दिखा भी, वो हम जानते हैं। हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो बाबा बौगनाथ का मंदिर था, उसको जो क्षति पहुंची है उससे नाराज़गी साफ तौर पर आसपास के जो इंडिजिनस ग्रुप है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने मांग की है कि एक स्थायी मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए। दूसरा, ये जो मिस्टर डिक्स हैं, उनको लेकर खूब चर्चाएं हो रही है कि उन्होंने बड़ा आस्था का सम्मान किया और उत्तराखंड के लोग और देश के लोग उनको बड़ा प्यार कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ आकर जो सम्मान दिया इस भूमि, इस धरा को, और विज्ञान को साथ लेकर चले हैं, उसका एक पूर्ण नतीजा निकल के आया। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और वास्तव में उनकी आस्था और जिस तरह दिखी कि उन्होंने भी इस भगवान को, इस देव भूमि को भी पूरी तरह नतमस्तक करते हुए अपना काम किया है। जैसे हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो उससे पहले पूजा पाठ, ये सारी चीजें स्तुतियां करते हैं, उसी तरह उन्होंने जिस तरह किया, तो यानी भगवान है, ईश्वर है, देवी देवता हैं, ये सारा जिस तरह उन्होंने भी इस तरह का किया है तो सब दिखा है। और मैं कह सकता हूँ देवभूमि में ये सारा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे धाम, और जिस तरह की आस्था और जिस तरह की प्रार्थना उन 41 मजदूरों के लिए बाहर निकालने के लिए होती रही। आम जन, आज मैं श्रीनगर के अंदर हूँ, लेकिन बगल में भी आज गंगा आरती हुई है। मैं अभी वहीं तट पर बैठा हूँ गंगा के किनारे, और पूजा पाठ उसके लिए जो कि कल का हुआ, एक दिवाली मनी कल, इस तरह के उनके बाहर आने पे कल मंदिरों में लोगों ने पूरी तरह से पूजा पाठ, ये सारी चीजें, सभी तरह के धर्मों के लोगों ने ये कहा कि भाई 41 लोग बाहर कैसे निकले, उनके लिए सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से मन्नतें मांगी हैं, और उसी का परिणाम रहा। मैंने कहा कि जो मशीनें काम नहीं कर पाई है, जो इस तरह का, जो आपने कहा ना, दूर सभी बाहर से भी, अन्य देशों से आए थे, यहाँ के भी एक एक से, लेकिन अंत में काम क्या किया, यहाँ का मजदूरों का हाथ, फावड़ा, बेलचा, आखिर यह काम अंत में
इस तरह का जो निकालने का काम किया इन्होंने, कि ये सब इसकी कृपा है, इस माँ की कृपा है, इस धरती की कृपा है। और तीरथ उसके बाद जी, मैंने कहा कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी हाँ, जिस आप कह तरह रहे काम हैं किया, जिस तरह रात दिन कि चिंतन में, देवभूमि पर उसी के आस्था कारण। का सम्मान रखते हुए विज्ञान को आगे ले जाने का ये नतीजा है कि 41 मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया। आप, मुझे पता है, सोशल मीडिया को देख रहे होंगे, आप खुद एक राजनेता हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने देखा ना कि कई ऐसे लोग हैं, एक इकोसिस्टम है जो इस वक्त भी हिंदू मुसलमान कर रहा है कि देखिए आखिरी पत्थर उठाया था एक मुसलमान ने, उसका तो कोई नाम नहीं ले रहा है। ये बीजेपी जो है वो हमेशा मुस्लिम विरोधी रहती हैं और उनके नाम पर क्रेडिट उनको देने पर कतराती हुई नज़र आ रही है। बाकायदा ऐसे बहुत से मुस्लिम रेस्क्यू करने वाले जो मज़दूर हैं उनके नाम चल रहे हैं और इसमें भी हिंदू मुसलमान जो लाया जा रहा है, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। उनको कुछ दिखता नहीं, केवल बस यही बात उठाना, यही बात करना। कुल मिलाकर मैं एक कहूँ कि मैंने तो पहले कहा, हर तरह के धर्मावलंबी, हर तरह के लोगों ने, सब ने पूजा पाठ किया है अपने अपने तरह से। सब उन 41 मजदूरों के लिए कैसे निकल के हैं, सुरक्षित आए, ऐसी प्रार्थना सब ने अपने अपने उससे की है। और मैं यहाँ पर मैंने पहले ही कहा है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं आनी चाहिए, दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए, इससे ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए और सबको एकजुटता के साथ में खड़ा होना चाहिए। और सबने काम किया है ना, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे अन्य ईसाई भाई, चाहे हिंदू भाई, सभी ने मिल करके काम बात की है, सभी ने उनके लिए प्रार्थना की है, अपने अपने तरह से प्रार्थना की है। यहाँ पे मानवीय आधार पर वो लोग, ये व्यक्ति मजदूर फंसे हैं, उनको बाहर निकालना, वो धीरज बेचारे जी, फंसे हैं, मैं हम तो उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो वो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि मजदूर फंसे भी तो आप ही लोगों की वजह से हैं। आपने ऑल वेदर टनल कहा कि भाई सिक्योरिटी के लिहाज से बना रहे हैं, लेकिन उसको आपने डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना दिया और इसीलिए आपकी नाकामी है कि वो मजदूर वहां पर 17 दिन तक फंसे रहे। देखिए, विकास होगा, हम विकास भी चाहते हैं। मैं अभी कह रहा था, कोई कल्पना कर सकता है कि पहाड़ में कभी ट्रेन चढ़ सकती है? अरे कभी अंग्रेजों ने दार्जिलिंग और शिमला ट्रेन चढ़ाई थी, आज नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रेन जा रही है, आपका एयरपोर्ट बन रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर इस पहाड़ में पहली बार ट्रेन का चढ़ना, 120 किलोमीटर टनल के अंदर से, 120 किलोमीटर में 117 किलोमीटर टनल से होते हुए जाना, तो स्वाभाविक थोड़ा बहुत इस तरह का नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह लोग विकास चाहते हैं, विकास के साथ साथ ये चीजें तो होंगी ना। हम कहें कि सड़क भी चली जाए और खेत भी न कटे, पेड़ भी न कटे, ये कभी हो सकता है क्या? ये तो सतत वो है, प्रक्रिया है, ये होगा। लेकिन विकास, मैंने कहा ना, 120 किलोमीटर रेलवे कर्णप्रयाग तक पहुंचना और 117 किलोमीटर टनल से होते हुए जाना, और अधिकतर जो स्टेशन है टनलों के अंदर में डबल लेन है। ये लोगों को दिखते, तो इसका भी पूरी तरह क्या, इस बात को क्या कहें साहब कि ये ठीक नहीं हो रहा है क्या? नहीं, पर तीरथ सिंह रावत जी वो ये कह रहे हैं कि विकास आप लोग इतना कर दे रहे हैं वहाँ पर कि छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहर जो हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, लोगों को अपने पुश्तैनी मकान छोड़ने पड़ रहे हैं। इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस आप ये कह रहे हैं कि विकास हो जाना चाहिए और वो अंधाधुंध विकास जो है वो इस ज़मीन के ऊपर भारी पड़ रहा है। क्या जवाब है आपके पास? देखिए उनका ये आपकी बात जो है, मैं ये कहूँ, मैंने पहले कहा कि विकास सतत प्रयास है और विकास हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने वास्तव में जिस प्रकार का उनका एक विजन है और जिस तरह लक्ष्य है, आम समाज को विकास से जोड़ना, आम क्षेत्र को और कठिनाइयों से दूर करना, वो काम आज हो रहा है, बड़ा तेजी से हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो होगा ना, पेड़ भी कटेंगे, खेत भी कटेंगे, मलबा भी आएगा, ये तो नहीं कि मलबा नहीं आएगा, ये सब चीजें होंगी, लेकिन उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जो इससे प्रभावित हो रहा है परिवार या समाज, उसको उससे लाभ देने का और उसको उससे ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। उसको जो प्रभावित हुआ है उसको उससे बाहर निकालना, तो उसको पूरी धीरज जी, तरह आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात को लेकर प्रसन्न है कि विकास हो रहा है और विकास होना चाहिए, या फिर उनकी आप लोगों से शिकायत है कि इस विकास के चलते हमारे पहाड़ खत्म हो रहे हैं? टनल में भी आप देखिए खुदाई हो रही थी, अंदर की तरफ जाना था, ड्रिलिंग हो रही थी और फिर भरभरा कर पूरा मलबा गिरता है और 17 दिन तक मजदूर जो है वो फंसे रह जाते हैं।
नहीं, ऐसा है, देखिए, ये तो आज से नहीं है, ये 2-3 साल से पूरा काम चल रहा है और पूरी तरह तेजी से हो रहा था, तब तो बात नहीं। मैंने कहा ना, वहीं के लोगों ने प्रार्थना, आराधना, ये कहा कि उन मजदूर निकल जाए, तो किसी ने तो ये नहीं कहा कि ये टनल क्यों बनी है, ये सुना क्या आपने? अरे भैया, ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा एक ही था कि 41 मजदूर बाहर निकल जाए, ये कैसे भी निकले, किस तरह हो, इनके लिए सब तरह की प्रार्थना, आराधना, ये सारा मन में एक भाव था, इस तरह का हम लोग सब लगे थे और इवन अपने अपने प्रयास से जो, तो लेकिन इस उस बीच कभी किसी ने ये आवाज नहीं किया, ये उठाया कि ये टनल क्यों बन रही है साहब, ऐसा नहीं किसी ने कहा। मैं तो कहता लोग वहां के, आप बताएं, एक डैम में वहीं आगे जाकर के भटवाड़ी आसपास डैम था, कोर्ट के कारण जो आपका एनजीओ ने, आपका किसी ने इस प्रकार का वो लगा के बंद हो गए वो सारे लोग। लोग वहाँ के आज भी कहते हैं कि साहब विकास होना चाहिए, वो यदि होता तो शायद है कि वो डैम चलता तो हमारे यहाँ नौजवान यहाँ रोजगार भी पाते और अच्छी बिजली भी हम लोग पाते। और ये एक ऐसा भी लोगों डिबेट का है भारत जिस पर विस्तार से आगे चर्चा भी होनी चाहिए। धीरज सिंह रावत जी, हमसे इतना तफसील में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, खुलकर तमाम सवालों के जवाब दिए और ये कहा कि विपक्ष को इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहना चाहिए और ये पहली दफ़ा नहीं है। याद दिलाई उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम वाली त्रासदी, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो मुख्यमंत्री थे मोदी, और तब भी वहाँ पर पहुँचे थे और ट्रेन चला दी थी, और तब सरकार चाहे वो उत्तराखंड की हो कि केंद्र की हो, कांग्रेस हुआ करती थी। तो ये दो महत्वपूर्ण चेहरे जो इस वक्त आपको बता रहे थे इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी। अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक है, समीर चौगाकर जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अमित कुमार वर्मा जी भी टनल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में सुना होगा और मन में आपके खूब सारे उस वक्त सवाल भी उठ खड़े हुए होंगे और काउंटर भी खड़े हुए होंगे, और इसलिए मैं चाहती हूँ शुरुआत आपसे करूँ। आपने सुना कि विकास तो ज़रूरी है और हर चीज़ में क्यों ये कह देना कि ये काम हुआ है, लेकिन काम अच्छा के, लेकिन मान क्यों नहीं लेते हैं कि अच्छा काम हुआ है? रूबिका जी, क्षमा करनी, हुक्म सारे रेस्क्यू पूरी टीम को और हमारे रेड माइनर्स को और मीडिया जितने आप वॉरियर्स हो उनको सबको मेरा सल्यूट। कल भी मैं यही कर रहा था, आज भी प्रार्थना कर रहा हूँ सकुशल निकल आए भारतीय 11 हमारे भाई। देखिए, कपोल कल्पित आत्ममुक्ता से ग्रसित आपदा में अवसर ढूंढने वाले और एक तरफ है विपक्ष, बार बार विपक्ष पे आरोप लगाते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष का क्या काम है भाई, इनका गुणगान करना। एक तरफ तो चापलूसी चालीसा बनाई जा रही है, एक तरफ विपक्ष जो है आलोचना 24 बना रहा है, तो विपक्ष थोड़ा पीछे है 16 पॉइंट। अच्छा, चापलूसी चालीसा से हर बात में मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया, मोदी की गारंटी। वरुण जी, आप मुझे डिटेल में बताइए। वरुण जी, आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए भाई। अब घर का मुखिया खड़ा होता है और वहां हर वक्त टोल लेता है, तो फर्क तो पड़ता है ना? नहीं, मैंने इस बात को कहा ना, बिलेटेड बर्थडे कैसे बिलेटेड बधाई दे देता हूँ मोदी जी को, लेकिन हर बात मोदी जी की गारंटी। मोदी जी, वरुण जी, लेकिन आपको जेलसी होती है क्या? आपको जलन होती है कि ये आदमी हर चीज कर कैसे लेता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आदमी नहीं, सब प्रधानमंत्रियों ने किया। 2014 से पहले के प्रधानमंत्री बेकार थे क्या सारे? अटल जी से लेके सब, इंदिरा जी से लेके, वो तो याद दिला देते हैं एंडरसन की। अभी वीके सिंह जी भी यही कह रहे थे, वो एंडरसन की याद दिला रहे थे सर। नहीं, 2014 से पहले कुछ नहीं होता था क्या? बताओ मेरे को। ये इसीलिए तो ये सब बातें हो रही है, ये डिस्कशन इस बात का हो रहा है। आप ये कह रहे हैं 2014 से पहले कुछ नहीं होता था। मुझे एक ऐसा सीन बता दीजिए ना सर, वरुण जी, एक ऐसा सीन बता दीजिए जब मैं आपको दो बता देती हूँ हाल फिलहाल के। अश्विनी वैष्णव जो है वहां ग्राउंड पर डटे रहे, हिले नहीं जब तक ट्रेन, आपको पता ना ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, हिले नहीं जब तक वो ट्रेन का ट्रैक साफ नहीं हो गया और ट्रेन वहां से चली नहीं गई। और दूसरा जनरल वीके सिंह, ये दोनों केंद्र मंत्री ग्राउंड जीरो पर डटे रहे, वरना तो क्या होता था सर, फोन पर ले लिया जाता था हालचाल। ये इससे पहले कब हुआ? आप मेरे मुंह पर ताला लगा दीजिए ना, बता के कि नहीं कब ऐसा पहले हुआ है। का मतलब मैं ताला नहीं लगा रहा हूँ, किसी के भी ताला लगाने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है। सबको बोलने की छूट है, लोकतांत्रिक प्रगतिशील व्यवस्था है, उसमें आलोचना की सबको स्थान होना चाहिए। मैं आपके ताला नहीं लगा रहा, आप सब विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे विचारों का सम्मान नहीं करो तो सुनने की
सब में क्षमता होनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपने अभी रेल मंत्री जी का दिया, कितनी रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज, पहले होते थे क्या? उसमें तो कोई जवाब नहीं है। कितने हो रहे हैं हर महीने? दो तीन क्या बात कर रहे हैं कि नहीं होते थे? पिछले साल भर के आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके पहले की बात कर लीजिए। अगर कांग्रेस के राज में होता तो ये हल्ला मचा देते, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। कोई बोल रहा है अनिल वैष्णव को इस्तीफा दो, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ अच्छा काम हुआ। हाँ चौगाकर जी, पहले वरुण जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं पहले उनको सवाल पूछ लेने दीजिए ना, उसके बाद वरुण जी पहले अपनी बात रखिए। वरुण जी, चौगाकर जी स्क्रीन पर। मैंने कहा अच्छा काम हुआ है, इसकी तारीफ की मैंने आपके सामने, लेकिन ये कौन सा नैरेटिव है कि 2014 के पहले कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था? इसका मतलब आप हमारे किसी ने नहीं कहा। प्रश्न पूछा था, वीके सिंह जी ने कहा, सब लोग कह रहे हो 2014 के पहले नहीं होता था। ये कौन सा नैरेटिव है? इस बात पे ये कौन सा नैरेटिव है? ये कौन सा नैरेटिव है कि अगर वाकई 40 मजदूरों को बचाया है, ये दुनिया में तीसरा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो देश के मुखिया को थैंक यू कहने में आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपका गला क्यों सूख रहा है? वरुण जी कहा क्यों नहीं है? आपके सामने कहा। कहा आपने बाकी सबको थैंक यू कहा और मोदी जी को कहा कि इनके बस क्रेडिट 40 होने चाहिए। मैंने कहा बिलेटेड धन्यवाद मोदी जी को। बिलेटेड धन्यवाद चौगाकर जी, वरुण जी ने कहा बिलेटेड धन्यवाद ले लीजिए भाई। देखिए उस समय डिबेट में जोड़ते थे, उस समय धन्यवाद देते थे। एक्सीडेंट की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 2014 के पहले नहीं होते थे। इन्हें मैं याद दिला दूं कि पवन बंसल रेलवे मंत्री थे, कैसे करप्शन के आरोप में इस्तीफा हुआ था। उनका भतीजा करोड़ों रुपए कैश के साथ पकड़ाई में आया था। पवन बंसल रेल मंत्री थे, उनका इस्तीफा देना पड़ा था उनको रेल मंत्रालय से ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप में। तो रेल मंत्रालय तब कैसे चलता था ये सबको मालूम है। और बाकी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ रूबिका जी, आपने जो वीके सिंह जी का इंटरव्यू लिया, बहुत शानदार इंटरव्यू था। और वीके जी के इंटरव्यू में आपने सारे प्रश्नों को समेट लिया, मतलब हर चीज का जवाब उस इंटरव्यू के अंदर मिल चुका है। बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था आपने। इसके अलावा मैं अभी इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एनडीआरएफ के चीफ प्रधानमंत्री होते हैं। आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के 4 मंत्रालय इसके अंदर जुड़े हुए थे। सड़क परिवहन मंत्रालय जुड़ा हुआ था, नितिन गडकरी वहां गए थे, उसके सचिव अनुराग जैन वहां थे, वीके सिंह जी मंत्री वो वहां पर थे, रक्षा मंत्रालय के लोग वहां पर थे, इसके अलावा गृह मंत्रालय के लोग वहां पर थे, इसके अलावा रेल मंत्रालय के लोग वहां पर थे। आप देखिए एक इतने मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दूसरी एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट, राज्य सरकार से कोऑर्डिनेशन। पर चौगाकर जी, छोटा राज्य, वरुण जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 2014 से पहले ये नहीं हुआ करता था? क्या ये सारी एजेंसियां मिलकर रेस्क्यू नहीं किया करती थी? एनडीएमए कब बना था? ऋषिकेश एम्स कब बना था? अरे सर, वो तो भाई आप ही के टाइम पे बने होंगे ना। सबसे पुरानी पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है, ये कोई इनकार करेगा क्या? काम होता था रूबिका जी, जवाब देता हूँ। 1981 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय धनबाद की कोल माइंस के अंदर 32 मजदूर मर गए थे। अरे भाई, कंप्यूटर था क्या? टेक्नोलॉजी थी क्या? और इंदिरा गांधी आपको तो क्रिटिसाइज करना है गांधी परिवार को। मैं यही तो कह रहा हूँ आप लोगों को काम करते हुए। नहीं वरुण जी एक सेकंड पेमेंट करेगा, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। लोकसभा के अंदर इंदिरा गांधी का ये जवाब था कि माइंस में काम करते हैं मजदूर तो मरते हैं, इसमें इतना लोकसभा में हौसला मचाने की जरूरत क्या है? इस अप्रोच के साथ अगर पहले की सरकार और पहले के प्रधानमंत्री काम करते थे तो उनके लिए सोचने की, तो उस मानसिकता के लोगों के लिए ये कल्पना से परे है कि देश में एक ऐसा भी चौगाकर जी का बड़ा आरोप एक एग्जाम्पल देते हुए वरुण जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, इंडियन यूथ कांग्रेस ने कोरोना में एग्जाम्पलरी काम किया, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तारीफ करी? अशोक गहलोत की सरकार ने कोरोना में सबसे बेस्ट काम किया, बीजेपी के नेताओं ने तारीफ की। प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो तारीफ करके गए थे, बीजेपी वाले आलोचना करते रहे। अब इंदिरा गांधी के टाइम ये था, नेहरू जी के टाइम ये था, अटल जी के टाइम ये था, कंप्यूटर थे, मोबाइल थे, टेक्नोलॉजी थी। कैसी बातें करते हो? आपके पिताजी, आपके दादाजी के टाइम नहीं थी, उनको भी क्रिटिसाइज कर दो। यही तो मैं कह रहा हूँ, पूर्वजों को किस मुंह से क्रिटिसाइज करते हो आप लोग? ऐसा हम फरामोश हो गया अपने पूर्वजों का। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। 2014 से पहले कोई हमारे पूर्वज कुछ कर ही नहीं सके। कैसी बातें कर रहे हो? क्या नैरेटिव क्रिएट करते हो? आपको मोदी जी ने अच्छा कार्य किया, मैं आपके साथ तारीफ करता हूँ, लेकिन आपको इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया, अटल जी ने कुछ नहीं किया। ये कौन सा तरीका आपका? आपके पिताजी ने कुछ नहीं किया, आपके दादाजी ने कुछ नहीं किया, परदादाजी ने कुछ नहीं किया। उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दीजिए कि अच्छा काम किया। मजदूरों का उत्साह बनाए रखा, उनको बाहर निकाला। आप पूर्वजों को नमन नहीं करना चाहते हो? कैसी मानसिकता प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हो? प्रधानमंत्री अगर तेजस में यात्रा उड़ते हैं तो उसपे आपको आपत्ति है। प्रधानमंत्री मैच देखने जाते हैं तो आपको आपत्ति है। आप लोगों को पूर्वजों से आपत्ति है, कैसे सहन करेगा कोई?
मेरा जैसा तो नहीं करेगा। आप पिताजी, दादाजी, परदादाजी की पढ़ाई करोगे, आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। देश के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान वरुण जी, फिर ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वरुण जी ये सवाल पूछा जा सकता है कि इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी, मनमोहन जी, ये नरसिम्हा राव जी, ये सारे वो चेहरे हैं जिन्होंने इस देश के लिए, ऐसा थोड़ी है कि सब यहाँ पर अपने मजे के लिए आए थे। देश आगे बढ़ा है तो इनका योगदान रहा होगा, तभी आगे बढ़ा है ना। एक विजनरी सोच रही होगी वरुण जी, तभी तो आगे बढ़ा होगा ना। वरना ऐसा थोड़ी है कि 2014 के बाद अचानक हमारा जो है वो उदय हो गया। ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ना कि 2014 के बाद बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आए, उसको आप मानने से इनकार क्यों कर रहे हो? उसमें आपको तकलीफ क्या है? आप कहते हैं कि पूर्वजों का सम्मान होना चाहिए, भाई है, लेकिन अब हम पूर्वजों का सम्मान करें, लेकिन आप अभी के मुखिया का सम्मान ना करें, ये कैसी बात हुई? अभी के मुखिया को आप अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, आपको बड़ा दुख हो जाता है कि कोई उनको क्रेडिट दे देता है। भाई सामने वाला क्रेडिट तब देगा ना, हवाबाजी तो नहीं करेगा। क्रेडिट तब देगा जब, वरुण जी आप मेरे घर के मुखिया हैं, मुझे कोई आपने टास्क दिया और लगातार आप पूछे, हाँ रुबिका क्या हुआ काम, रुबिका ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो मैं ये कहूंगी ना कि वरुण जी वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ मौजूद थे, हमारा मनोबल बढ़ रहा था। मानेंगे नहीं ये बात? मैं मेरी बात तो मान रहा हूँ ना, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ, जिसका जो क्रेडिट है मानना चाहिए। ये लोग नहीं मान रहे, आप तो मान रहे हो, आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप तो मान नहीं रहे हो कि पूर्वजों का भी, ये लोग कहाँ कर रहे हैं? 2014 से पहले कुछ नहीं था। ये शब्द पे ही तो है मेरे को आपत्ति। आप कहिए 2014 से पहले जितनी परिस्थितियां थी, जितने साधन थे, उस हिसाब से सब प्रधानमंत्री ने, सारे पूर्वजों ने काम किया। आज आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप उस हिसाब से ज्यादा काम कर रहे हो, इसको कौन मना कर रहा है? मैं तो कह ही रहा हूँ आपको। लेकिन आप ये नैरेटिव क्या 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, 2014 से पहले ये कौन सा ये नया सिस्टम चला रखा है आप? अरे वीके सिंह जी ने कहा अभी, आप लोग कहते हो, लेकिन आप बोलिए, आप कहिए पहले के लोगों ने काम किया और मोदी जी अब काम कर रहे हैं, कौन मना करेगा इसके लिए? वो सुनिए सर, वो ये कह रहे हैं कि काम भले ही हुआ है, लेकिन जिस एलिवेशन पर ले जाकर काम हुआ ना, कि मंत्री को उठाकर कहा कि भाई आप यहां से हिलेंगे नहीं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है। कोई राजा आदमी नहीं है, सबको काम करना है। आप यहाँ पे मंत्रालय में बैठकर फोन नहीं घुमाएंगे, आप जाइए जमीन पर, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ये पूरा कीजिए। ये एलिवेशन पहले था क्या? मैं कह रही हूँ आप बता दीजिए ना एक एग्जाम्पल। हम लोग अभी इस बहस को खत्म कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अमित कुमार वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, आपके पास इसमें कुछ एडिशन करने के लिए है? आप बहस तो समझ ही गए होंगे। जी पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि विकास जो है किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है, और ये विकास किस तेजी से हो रहा है वो बहुत जरूरी है। तेजी आप देख लीजिए, जो चाइना जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने दूसरी तरफ बना रहा है, और हम जितनी तेजी से बना रहे हैं, कितनी तेजी से कौन बना रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकारें कितने अच्छे काम किया है। उसके मानदंड पे हम लोगों को सोचना चाहिए। और विकास हमें, अगर हम पहाड़ों तक नहीं पहुंचेंगे तो दूसरी तरफ से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो शायद पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी से। तो ये जो अभी टनल की बात हो रही है, इसको मैं तीन भागों में बांटूंगा। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी सफलता है, और इस सफलता को 3 भागों में मैं बांटूंगा। पहली सफलता है सरकारी तंत्र की, जो अभी हमसे पहले माननीय केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि सरकारी तंत्र कैसे काम किया, कितनी इफिशिएंटली काम किया। दूसरा भाग सफलता का है वो तकनीकी सफलता है, और तीसरा है सामाजिक सफलता। हाँ। तो मुझे लगता है सामाजिक सफलता यहाँ ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी लोग मैं बताऊं आपको, वरुण जी मेरे दिल के बेहद करीब है। मैं बता दूं, मुझे इनके साथ बड़ा आनंद आता है जब बहस होती है तो, और एक तो मेरी धरा से है, मेरी ज़मीन से है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, अब भी वरुण जी आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप टनल एक्सपर्ट नहीं हैं, आप बीजेपी एक्सपर्ट हैं। आपने बीजेपी की सदस्यता ले ली है क्योंकि आप कह रहे हैं विकास की रफ्तार यहाँ ज्यादा थी। आपने सबसे पहला क्रेडिट जो है सरकारी तंत्र को दे दिया है।